हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट के बारे में जो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ये एक्ट मेनली डील करता है प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक से। इसका मेन पर्पस है ट्रेड और बिजनेस को इजी, सेफ और ट्रांसपेरेंट बनाना। ठीक है, इसका बैकग्राउंड क्या है? ये एक्ट 1881 में बना था और इसका बेस था इंग्लिश लॉ ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इसने एक तरह का यूनिफॉर्मिटी और सर्टेनिटी बिजनेस और ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन में लेकर आया था, जिसमें कि और इसमें हाँ सबसे इम्पोर्टेंट है कि अमेंडमेंट आया था 1988 में, जिसमें सेक्शन ऐड हुआ था 138, जो कि चेक डिसऑनर पर पीनल प्रोविजन देता है। अच्छा, कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके। ऑब्जेक्टिव्स में नंबर 1 है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को डिफाइन और रेगुलेट करना। सेकेंड है बिजनेस में सर्टेनिटी और ट्रस्ट लाना, फ्रॉड और नॉन पेमेंट से सेफ गार्ड करना और चेक डिसऑनर के लिए पनिशमेंट प्रोवाइड करना। इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसके बाद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को मतलब एक्चुअल में ये है क्या, वो देखते हैं हम। सिंपल शब्दों में देखा जाए तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक साइन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें एक स्पेसिफिक पर्सन को एक सर्टेन अमाउंट पे करने का प्रॉमिस होता है। ये एक ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट है जिससे होल्डर को लीगल राइट मिलता है पेमेंट लेने का, बिना कैश फिजिकली ट्रांसफर किए हुए। ठीक है, कुछ फीचर्स आते हैं इसके। अब फीचर्स में ट्रांसफरेबिलिटी है, होल्डर इन ड्यू कोर्स है, प्रिजम्पशन ऑफ कंसिडरेशन है, रिटर्न एंड साइन है। ठीक है, ट्रांसफरेबिलिटी में इजीली एंडोर्स या डिलीवर करके ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, ये इसका एक सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है। प्रिजम्पशन ऑफ कंसिडरेशन में मान लिया जाता है कि इंस्ट्रूमेंट वैलिड कंसिडरेशन के लिए ही बना होगा। होल्डर इन ड्यू कोर्स इम्पोर्टेंट है, ध्यान से। अगर किसी ने जेन्युइन में वैल्यू देकर एक्वायर किया है तो उसके पास जो इंस्ट्रूमेंट है उसका गुड टाइटल होता है। ठीक है, वो इनोसेंट पर्सन है, वो बोनाफाइड पर्सन, उसको नहीं पता कि इस टाइटल में कुछ रॉन्ग है। उसने जेन्युइन वे में कुछ वैल्यू देके, कुछ अमाउंट पे करके उस टाइटल को एक्वायर किया है, तो उसको होल्डर इन ड्यू कोर्स के पोजीशन पर लाया जा सकता है। उसके बाद रिटर्न एंड साइन, वैलिड होने के लिए राइटिंग और सिग्नेचर जरूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट है डॉक्यूमेंट में। उसके बाद टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे देखते हैं। सबसे पहला आता है हमारे पास प्रॉमिसरी नोट। एक रिटर्न प्रॉमिस होता है मेकर की तरफ से पेई को एक सर्टेन अमाउंट देने का। जैसे एग्जांपल है, आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर एक्स 10,000 ऑन डिमांड। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज में एक रिटर्न ऑर्डर होता है जिसमें ड्रॉई को ऑर्डर करता है पेई को एक सर्टेन अमाउंट पे करे। ठीक है, उसके बाद चेक, चेक एक स्पेशल टाइप का बिल ऑफ एक्सचेंज जो सिर्फ बैंक पर ड्रॉ होता है और ऑन डिमांड पेबल होता है। जैसे कि एग्जांपल, पे टू मिस्टर एक्स 25,000 एट HDFC बैंक न्यू दिल्ली। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। पार्टीज इन्वॉल्व, कौन कौन सी पार्टीज इसके अंदर आती हैं। सबसे पहला ड्रॉअर है, ड्रॉई है एंड देन पेई है। ड्रॉअर कौन है? वो पर्सन जो इंस्ट्रूमेंट बनाता है। ड्रॉई, ड्रॉई कौन है? जिसको पेमेंट करना होता है। बैंक इन केस ऑफ चेक में बैंक होता है ड्रॉई की पोजीशन पे। और पे, जिसको पेमेंट मिलनी है वो पे होता है। ठीक है, एग्जांपल है, अगर ए ने बी के फेवर में चेक लिखा है तो ए इज ड्रॉअर, बी इज सॉरी बैंक इज ड्रॉई एंड बी इज पेड। स्पेशल टर्म्स में आते हैं हम। एक्सेप्टेंस एंड स्पेशल कंसिडरेशन, एक्सेप्टर ड्रॉई इन केस ऑफ नीड और एक्सेप्टर फॉर ऑनर। एक्सेप्टर क्या है? The drawee of a bill who has signed their assent to pay, thereby agreeing to the term. Example देखते हैं, if A draws a bill on B for C and B sign, B become the acceptor. जिसने accept किया बिल को, that will be the acceptor.
ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, ड्रॉई इन केस ऑफ नीड में हमारे पास है एन एडिशनल पेमेंट नेम्ड इन बिल टू बी रिस्टोर टू इफ द प्राइमरी ड्रॉई फेल्स टू एक्सेप्ट। हम इंस्ट्रूमेंट के ऊपर एक एडिशनल पार्टी का नाम लिख देते हैं उस बिल के ऊपर, अगर जो प्राइमरी पार्टी है, ठीक है, वो अगर फेल कर रही है एक्सेप्ट या फिर पे करने में, तो वो जो एडिशनल पार्टी का नाम है वो उस पोजीशन पे आ जाता है। ठीक है, उसके बाद एक्सेप्टर फॉर ओनर। एक्सेप्टर फॉर ओनर क्या है? अगर ड्रॉई रिफ्यूज करे, कोई और पर्सन ओनर सेव करने के लिए एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल, इफ बी रिफ्यूजेस एज बिल, सी एक्सेप्ट फॉर एज ऑनर, सी इज द एक्सेप्टर फॉर ऑनर। ठीक है, सिंपल। उसके बाद हम चलते हैं आगे, होल्डरशिप एंड पेमेंट। इसमें हमारे पास आता है होल्डर, होल्डर इन ड्यू कोर्स, और होल्डर, होल्डर इन ड्यू कोर्स और पेमेंट इन ड्यू कोर्स। होल्डर, होल्डर कौन है? एक ऐसा पर्सन जो लीगली एंटाइटल्ड टू पोजेस द इंस्ट्रूमेंट इन देयर ओन नेम एंड टू रिसीव और रिकवर द अमाउंट ड्यू। ठीक है, जिसके पास इंस्ट्रूमेंट है वो होल्डर है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, बी इज द होल्डर इफ ए ड्रॉज अ चेक फॉर बी, इफ बी एंडोर्सेस टू सी, तो सी बिकेम द होल्डर। जिसके पास इंस्ट्रूमेंट है वो होल्डर है। होल्डर इन ड्यू कोर्स पहले ही पढ़ा था, फिर से देखते हैं। एक पर्सन हु एक्वायर्स एन इंस्ट्रूमेंट फॉर कंसिडरेशन इन गुड फेथ बिफोर मैच्योरिटी एंड विदाउट नोटिस ऑफ एनी डिफेक्ट इन टाइटल, एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑब्टेन अ सुपीरियर टाइटल। उसको नहीं पता है, वो बोनाफाइड पर्सन है, गुड फेथ में उसने कंसिडरेशन दे के उसने एक्वायर किया इंस्ट्रूमेंट, बिफोर मैच्योरिटी है। ठीक है, दो तीन चीजें होती हैं इसमें, गुड कंसिडरेशन होना, गुड फेथ होना चाहिए, विद कंसिडरेशन होना चाहिए, बिफोर मैच्योरिटी होना चाहिए, विदाउट नोटिस ऑफ एनी डिफेक्ट इन टाइटल, उसको नहीं पता है, तो वो होल्डर इन ड्यू कोर्स के पोजीशन पे आ जाएगा। एग्जाम्पल, इफ ए स्टील्स चेक फ्रॉम बी एंड एंडोर्सेस इट टू सी, तो सी बिकेम एन होल्डर इन ड्यू कोर्स इफ परचेज इन गुड फेथ एंड विदाउट नॉलेज ऑफ थेफ्ट। ठीक है, पेमेंट इन ड्यू कोर्स, payment made in good faith and without negligence to the person in possession, with no reasonable grounds to believe they are not entitled। ठीक है, पेमेंट मेड इन गुड फेथ, ठीक है, एंड विदाउट नेग्लिजेंस टू द पर्सन इन पोजेशन with no reasonable grounds to believe that they are entitled। तो हम देखते हैं, जब पेमेंट जेन्युइन और गुड फेथ में किया गया हो बिना नेग्लिजेंस के और सही होल्डर को, एग्जाम्पल, अगर बैंक एक चेक पर प्रॉपर सिग्नेचर देखकर ट्रू होल्डर को पेमेंट कर देता है, ये वैलिड पेमेंट इन ड्यू कोर्स है। लेकिन अगर बैंक फॉर्ज सिग्नेचर पर या फिर सस्पिशियस सिचुएशन में पेमेंट कर दे तो वो इनवैलिड होगा और बैंक लायबल रहेगा। ठीक है, ये दो चीजें हैं। उसके बाद हम आगे चलेंगे इनलैंड और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट्स पे। इनलैंड और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट्स नाम से पता चल रहा है, एक प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक जो कि ड्रॉ और मेड हुआ है इन कंट्री दैट इज इंडिया एंड ईदर पेबल इन दैट कंट्री और ड्रॉन अपॉन अ पर्सन रिजाइडिंग देयर। ठीक है, तो उसको इंडियन सॉरी इनलैंड इंस्ट्रूमेंट बोला जाएगा, जो इंडिया में बना और इंडिया में पेबल हुआ। फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, an instrument not meeting the criteria for an inland instrument, typically involving a cross-border element in its creation or payment। एग्जाम्पल में देखते हैं, a bill drawn in London, payable in Mumbai, a bill drawn in Delhi, payable in, मतलब दूसरी कंट्री में अगर वो माइट भी बना हो या फिर पे किया हो तो उसको फॉरेन इंस्ट्रूमेंट पे देखा जाएगा।
आगे हम चलेंगे नेगोशिएबल एंड इंडोर्समेंट में। नेगोशिएशन एंड इंडोर्समेंट। इसमें नेगोशिएशन है क्या? इंस्ट्रूमेंट का ट्रांसफर टू मेक न्यू होल्डर इज नेगोशिएशन। ठीक है, उसके बाद एंडोर्समेंट। दो चीजें इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बोल रही हूँ। मेकर या होल्डर का सिग्नेचर इंस्ट्रूमेंट के पीछे और ट्रांसफर को एंडोर्समेंट बोलते हैं। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे जाते हैं। एक प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, either to order or to bearer, allowing for easy transferability. Example, कोई भी check drawn by X in favor of Y order or bearer। स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं। प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, इधर टू ऑर्डर, या तो उसके ऑर्डर पे या फिर बियरर फॉर इजी ट्रांसफरेबिलिटी, इसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। उसके बाद नेगोशिएशन, द ट्रांसफर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टू अनदर पर्सन इन सच अ वे दैट द ट्रांसफरी बिकेम द होल्डर। मैं बता चुकी हूँ पहले, इंस्ट्रूमेंट का ट्रांसफर टू मेक न्यू होल्डर। एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट क्या है? एक सिग्नेचर ऑफ मेकर और होल्डर ऑन द इंस्ट्रूमेंट और एन अटैच्ड स्लिप फॉर पर्पस ऑफ नेगोशिएशन। साइन। ठीक है। ambiguous instrument, instrument that can be interpreted as either, या तो उसको प्रॉमिसरी नोट मान लो या तो फिर बिल ऑफ एक्सचेंज मान लो। ये होल्डर की होल्डर का अपना चॉइस है, डिपेंड करता है। एग्जाम्पल, आई एक्नॉलेज indebtedness to B in ₹5,000 payable to B or order. Holder can treat it as a promissory note or bill of exchange. उसकी अपनी चॉइस है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।